चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है संविधान सभा के पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसमें बोला जा रहा है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया? तो अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थे? तो आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद कितने थे? 395 और अनुसूची 8। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संपूर्ण संविधान संशोधन के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो हमारे संविधान के निर्माण होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो ये हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो हमारे संविधान को पूर्ण रूप से बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसके आत्मा के आख्या प्रदान की गई है? तो आप लोगों को पता होगा कि संविधान की आत्मा हम लोग किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। तो ये हो जाएगा प्रस्तावना, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो संविधान के प्रस्तावना है उसमें सबसे पहला जो शब्द है वह है हम भारत के लोग। प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है हम भारत के लोग, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है अगले प्रश्न में है भारत है एक। तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो हम लोगों का जो संविधान है यानी भारतीय संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत के संविधान को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत को क्या माना गया है? राज्यों का यूनियन माना गया है। यूनियन ऑफ स्टेट। अब चलिए हम लोग
अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है। तो संघीय व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो संघीय व्यवस्था को हम लोग कनाडा से लिए हैं, कनाडा से। संघीय व्यवस्था को हम लोग कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, कनाडा। तो देखिए संघीय व्यवस्था को हम लोग कहाँ से लिए हैं, कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। अब देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची हम लोग कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। समवर्ती सूची को हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है। अब देखिए इसका ट्रिक याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य किसका होता है, बड़ा भाई का होता है। और हम लोग के भारत के बड़े भाई कौन है, रूस है, क्योंकि वो हम लोगों का हमेशा साथ दिए हैं रूस ने। तो हम लोगों का बड़ा भाई कौन हो जाएगा, रूस। तो रूस का कर्तव्य है भारत की रक्षा करना। तो ये हो जाएगा, कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो नीति निर्देशक तत्व हम लोग कहाँ से लिए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत हम लोग कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। तो आयरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो संसदीय प्रणाली ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है, मतलब इंग्लैंड से लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किए थे, तो ये महात्मा गांधी ने किए थे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1922 ईस्वी में किसके द्वारा, आगे देखते हैं क्या है, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। तो 1922 ईस्वी में संविधान सभा का मांग किसने किया था, ये किए थे महात्मा गांधी ने। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। उसके बाद 1924 ईस्वी में कौन किए थे, मोतीलाल नेहरू ने। तो इसमें बोला गया है कि 1922 ईस्वी में, तो 1922 ईस्वी में कौन किए थे, ये महात्मा गांधी ने मांग किए थे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 ईस्वी में कौन मांग किए थे, तो आप लोगों को पता होगा 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा का मांग किए थे। मोतीलाल नेहरू कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। और 1922 ईस्वी में कौन मांग किए थे संविधान सभा का, तो महात्मा गांधी ने मांग किए थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। आवेश का बीमा AT होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला एक AT होता है। आवेश हम लोग किसको कहते हैं, विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते होती है, एम्पियर A हो गया और समय T हो गया। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है
सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन क्या किस में होता है? ये परमाणु बम में होता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? ये नाभिकीय संलयन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो ये चांदी होता ही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो ये नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है 1930 ईस्वी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है 1930 ईस्वी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था? ये इल्तुतमिश ने करवाए थे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ पर है ऑप्शन इल्तुतमिश। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है इल्तुतमिश। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो आप लोगों को पता होगा कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये एसी करंट को, एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। ये डीसी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ एसी वोल्टता को ही ये बढ़ाता या घटाता है। तो अब देखिए इसमें बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर ए में एसी को डीसी में बदलता है। नहीं, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है यह डीसी को एसी में बदलता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सी में बोला गया डीसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। तो आपको बताएं ट्रांसफार्मर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ ये एसी करंट पर ही काम करता है। एसी वोल्टता को ये बढ़ाता या घटाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, देखिए अगले प्रश्न में निकटदर्शी दोष, इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आप लोगों को पता होगा अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। दूरदर्शी दोष में आप लोगों को पता होगा इसमें क्या किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आप लोगों को पता होगा कोई भी आवेशित गोलीय चालक तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगा 0। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है धातु का पराविद्युतांक होता है। तो धातु का पराविद्युतांक कितना होता है? तो धातु का पराविद्युतांक इनफाइनाइट होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो प्रकाश का वेग महत्तम मतलब अधिकतम किस में होता है? तो ये निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है
अगले प्रश्न में लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो ये पता ही होगा आप लोगों को, डायऑप्टर होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये क्या है, ये है परमाणु संख्या और ये है परमाणु भार। तो न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए हम लोग परमाणु भार में हम लोग परमाणु संख्या को घटा देते हैं। तो जैसे ही हम लोग परमाणु भार में परमाणु संख्या को घटाते हैं तो हम लोगों को न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 230 परमाणु भार इसका क्या है 230 है और परमाणु संख्या 90 है, घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 140। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है बूस्टर का नियम है। तो बूस्टर का नियम क्या होता है, बूस्टर का नियम होता है म्यू इक्वल टू 10IP, म्यू इक्वल टू 10IP। तो ऑप्शन नंबर सी और डी इसका सही हो जाएगा, दोनों सेम ऑप्शन है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो हम लोगों को परावैंगनी विकिरणों से कौन रक्षा करती है, ये ओजोन गैस करती है। ओजोन गैस हम लोगों को परावैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है नीला ग्रह किसको कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा नीला ग्रह हम लोग पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। तो पानी के कारण से हम लोगों को पृथ्वी नीला प्रदर्शित करती है, मतलब नीला दिखाई देती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नीला ग्रह कहते हैं। और शुक्र ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह को हम लोग बोलते हैं भोर का तारा या फिर सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इसी को बोलते हैं। शनि क्या है, ये है इसके पास सबसे अधिक उपग्रह है। मंगल क्या है, लाल ग्रह को हम लोग कहते हैं मंगल, मंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। और इसके पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्षुद्र ग्रह किसके बीच स्थित है, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। पहले नंबर पे आता है यहाँ पे जैसे सूर्य है, तो इसके पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद यहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर है ऑप्शन, मंगल और बृहस्पति। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में है जूल। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है जूल। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नांकित में किसका अर्थ जल होता है। तो किसका अर्थ जल होता है, तो ये हाइड्रो का अर्थ जल होता है, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात का मतलब हो गया वैक्यूम, इन वैक्यूम। तो यहाँ पर ये देखिए पावर में है 8, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं।
देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो बहिष्मंडल होगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत हम लोग किसको कहते हैं? बहिष्मंडल को। अब चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है तारे का रंग सूचक है। तो आप लोगों को पता होगा कि तारे का रंग सूचक क्या होता है? ताप। ताप के बदलने के साथ साथ तारे के रंग में भी परिवर्तन होता है। तो तारे का रंग सूचक क्या हो जाएगा? ताप। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। तो ये आप लोगों को पता है ये चंद्रमा है। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। तो तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो होती है 89। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या 89 होती है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आप लोगों को पता होगा कि ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? ये हो जाएगा पारा। धातु का बात करेंगे तो पारा हो जाएगा और धातु का बात करेंगे तो ब्रोमीन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, वो धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है इसका क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग किस ऑप्शन में देख लेते हैं, किस ऑप्शन में है ब्रोमीन। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है ब्रोमीन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन।